अब हम पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। पहले तो हम जान चुके हैं सेल ऑर्गेनेल्स होता क्या है। ऐसा यूनिट स्मॉल स्ट्रक्चर जो कि सेल में पाया जाए, साइटोप्लाज्म में पाया जाए, उसे सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब देखेंगे कुछ सेल ऑर्गेनेल्स को और उसका फंक्शन स्ट्रक्चर, इस तरह से उसका स्टडी करेंगे हर एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हमारा है न्यूक्लियस। जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका कुछ पॉइंट लिखे हैं और इसका हम डायग्राम भी बनाया है, वो भी देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं सेल और ये न्यूक्लियस क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल्स है। जो सेल ऑर्गेनेल्स मतलब छोटी सी इकाई है जो कि सेल में पाया जाता है। अब इसका दूसरा है इट कंट्रोल ऑल द फंक्शन इन सेल, यानी कि ये क्या करता है, सेल के अंदर जितना भी फंक्शन होता है, जो भी काम कार्य होता है, जो भी ये राइबोसोम बनाना, लाइसोसोम बनाना, प्रोटीन बनाना, इस तरह का जो भी काम होता है सेल के अंदर, कौन कंट्रोल करता है, ये न्यूक्लियस। जिस प्रकार हमारे शरीर में ब्रेन क्या करता था, होल बॉडी को कंट्रोल करता है। क्या करता है, ब्रेन है ना जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसी प्रकार ये न्यूक्लियस क्या करता है, होल सेल को कंट्रोल करता है। सेल क्या है, एकदम छोटी सी इकाई है, एकदम छोटी छोटी इकाई है जो कि कलरलेस होता है। सेल, कोई भी सेल होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। उसके लिए क्या चीज, इसको देखने के लिए, माइक्रोस्कोप में देखने के लिए डाई या स्टेन से इसको कलर किया जाता है। डाई या स्टेन, DYE, डाई या स्टेन, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है सेल कौन सा कलर का होता है। तो सेल बोलिएगा, सेल कलरलेस होता है। इसको देखने के लिए ये दोनों में से कोई चीज भी, डाई या स्टेन, ये दोनों कलर ही होता है जो कि नेचुरल कलर होता है। मतलब सेल को इससे बिंगो कलर किया जाता है, उसके बाद क्या दिखता है, सेल दिखता है। तो समझ गए, डाई और स्टेन। तो जिस प्रकार हमारे शरीर में ब्रेन पूरा होल बॉडी को कंट्रोल करता है, होल ऑर्गन सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या करता है, होल बॉडी को क्या, होल सेल को कंट्रोल करता है। मानिए ये मुखिया है हमारे गांव का, जिस प्रकार पंचायत में मुखिया होते हैं ना, पंचायत में मुखिया, उसी प्रकार ये कौन है, सेल का मुखिया। भैया कौन है मुखिया, न्यूक्लियस मुखिया। मतलब समझिए सेल के अंदर उतना बड़ा हम बनाए थे, ये प्लांट सेल, एनिमल सेल बनाए थे, उसके अंदर ये, इसको हम इतना बड़ा बनाए, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है जो हम इसमें आपको दिखाना चाहते हैं। तो और उसका दूसरा पॉइंट है इट मेंटेन जेनेटिक कैरेक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ DNA। ये क्या करता है, जेनेटिक कैरेक्टर, मतलब कि हमारे पूर्वज से जो हमें कैरेक्टर, हमारे पिता का जो भी गुण है या माता का जो भी गुण है, हमारे अंदर जो गुण आया है, उनके तरह आंख आना, बाल आना, शरीर, स्किन कलर, सब इस तरह किनके द्वारा आया है, ये DNA के द्वारा आया है। किन से आया है, हमारे पूर्वज से। मतलब जेनेटिक कैरेक्टर मतलब हमारे पूर्वज से आया हुआ है, DNA लाता है। ये क्या करता है, उसी को मेंटेन करता है। तो चलिए हम पहले न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके बाद हम ये DNA कैसे, किस प्रकार DNA, मतलब किस प्रकार न्यूक्लियस जो है ना DNA को, मतलब जेनेटिक कैरेक्टर को आगे बढ़ाता है। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस को देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर को। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, इस प्रकार का होता है। ये बायलेयर्ड होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, बायलेयर्ड। लिख भी लीजिएगा, कहीं लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। बायलेयर्ड होता है न्यूक्लियस, मतलब क्या, 2 लेयर होता है। पहला लेयर होता है, जैसे ये न्यूक्लियस का क्या, ये लेयर है, इसको पहले बोलेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिस प्रकार बताया था सेल मेम्ब्रेन, उसी प्रकार न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होगा, बाहर वाला जो बाउंड्री होगा, उसको मेम्ब्रेन कहेंगे। लेयर जो होगा मेम्ब्रेन कहेंगे। तो क्या है, ये बाहर वाला का आउटर बोलेंगे। आउट से भैया बाहर, इनसे अंदर, तो इनर, अंदर वाला जो है, अंदर से जो है मेम्ब्रेन, उसको इनर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलेंगे। अब इसमें छेद जानते, छेद, कोई भी छेद को क्या बोलते हैं, पोड़ बोलते हैं। पोड़, छिद्र हो गया कोई चीज, कोई कपड़ा या कोई चीज में इस तरह का क्या होता है, मिट्टी में भी कोई छिद्र कर देता है। तो कभी भी आप कपड़ा पर रखते होंगे कहीं पे, क्या होता है,
कुछ दिन तक छोड़ दीजिएगा, कुछ इस तरह का छोड़ दीजिएगा तो क्या हो, चींटी सब आ जाएगा, चींटी आ जाएगा, क्या करेगा उसमें छिद्र कर देगा, मतलब पोर कर दिया। उसी प्रकार न्यूक्लियस में क्या होता है, पोर होता है। इस स्पेस जो खाली होता है इस दोनों के बीच में, ये मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, स्पेस खाली होता है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। पोर मतलब क्या होता है, छेद। तो न्यूक्लियस से क्या बना, न्यूक्लियर पोर, तो समझ गए छेद, न्यूक्लियर पोर। अब इसमें जो कुछ एक गोला गोला दिख रहा है, ये क्या है मालूम है, ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस। ये ओवल, ये हर्ष में जो है ना कोई भी सेल होता है, ये बीच में नहीं पाया जाता है, वो काट में ही पाया जाता है। इसीलिए क्योंकि ये राइबोसोम को सिंथेसाइज करता है, मतलब राइबोसोम को बनाता है। राइबोसोम क्या चीज सिंथेसाइज करेगा, पढ़िएगा, तो ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो पहले राइबोसोम किससे आता है, न्यूक्लियोलस से। अब न्यूक्लियोलस से देख लिए, न्यूक्लियोलस यहाँ से दोनों इंड जो हम ऐसे छोड़ दिए हैं, ऐसे ये ER के तरफ जाता है, ये भी ER से कनेक्ट होता है, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दोनों तरफ कनेक्ट होता है। भले आप जानिएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक रफ, एक होता है स्मूथ। तो पहले जान लीजिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जाता है। अब देखिए, ये तो जान गए, ये और ये के बीच में क्या है, गैप है, मतलब दो लेयर का है तो बीच में गैप है। सिंगल लेयर का होता है तो गैप नहीं होता है, तो गैप है। जब इसमें गैप है तो इसको क्या बोलेंगे, इस गैप को क्या बोलेंगे मालूम है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, मतलब दो लेयर जो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का, उसके बीच में क्या गैप है, उस गैप को क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब उसके अंदर जो फ्लूइड है उसको क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, पेरी न्यूक्लियर फ्लूइड भी बोल सकते हैं, या पेरी न्यूक्लियर, मतलब पेरी न्यूक्लियर फ्लूइड या प्लाज्म, जो बोलिए फ्लूइड या प्लाज्म, क्या कि फ्लूइड को भी हम बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, प्लाज्म बोलते हैं। तो अब ये जान गए, ये ER की तरफ जानता है। अब देखेंगे इसके अंदर, ये देखिए उलझा जो कुछ दिख रहा है, इस तरह उलझा दिख रहा है, ये क्या है मालूम है, इसको क्रोमेटिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। ये थ्रेड, मतलब उलझा हुआ थ्रेड है, ये उलझा क्या है, थ्रेड है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन है। अब क्रोमेटिन तो सिर्फ नहीं है, इसके अंदर क्या होगा, लिक्विड भी है। अब पहले ही बताए थे, सेल के अंदर जो लिक्विड था उसको क्या बोले, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड है, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म मतलब समझ गए, फ्लूइड, लिक्विड, फ्लूइड, ये कुछ भी बोलिए, लिक्विड बोलिए या फ्लूइड बोलिए, मतलब न्यूक्लियस के अंदर आया तो क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब समझिए कितना इसका क्या क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, द फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। और क्रोमेटिन, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड chromatin. A perinuclear space, the space between the outer, the space which is found between the outer nuclear membrane and inner nuclear membrane is called perinuclear space. अब perinuclear fluid क्या होगा, the fluid which is present between the outer nuclear membrane or inner nuclear membrane is called perinuclear fluid. अब ये ER तो नहीं बताना पड़ेगा, न्यूक्लियर पोर, द पोर विच इज प्रेजेंट, द स्पेस विच इज प्रेजेंट ड्यू टू टू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर किसको बोलेंगे, दो मेम्ब्रेन के हटने के कारण बीच में जो स्पेस रहता है, इसी स्पेस को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर। वैसे पूछा ना, लेकिन आप अपने के लिए याद रखिएगा, पोर मतलब क्या होता है, छिद्र होता है, न्यूक्लियस में छिद्र है तो मतलब क्या, न्यूक्लियर पोर है इसमें। तो अब उसके बाद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, outer membrane of the nucleus is called outer nuclear membrane, inner nuclear membrane of the nucleus is called inner nuclear membrane. उसके बाद हमारा न्यूक्लियोलस, the oval like the spherical like structure present in the nucleus is called न्यूक्लियोलस। अब जान चुके न्यूक्लियस के पूरा होल स्ट्रक्चर के बारे में। हम अब बोले थे, पहले हम इससे पहले हम बताए थे क्या, जो हम पढ़ेंगे जेनेटिक कैरेक्टर कैसे हमारा न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर कैसे जेनेटिक कैरेक्टर को ये आगे ट्रांसफर करता है। तो
ये मानिए क्या है, ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन को हम लिए पहले, इतना क्रोमेटिन को इसको क्या कीजिएगा, मतलब सीधा किया जाता है, क्या बनाता है, क्रोमोजोम बनाता है, मतलब बटरफ्लाई के स्ट्रक्चर बना दिया, उसको क्रोमोजोम बोलेंगे। अब क्रोमोजोम को का थोड़ा सा हिस्सा लेके उसको तोड़ के उसके माइक्रोस्कोप के अंदर देखिएगा तो इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, झिंगा 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 लाला वाला है, झिंगा लाला सुने होंगे, उसी प्रकार ये क्या है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। जैसे लग रहा है नहीं कुछ कोई घर है उसमें सीढ़ी लगा हुआ है, नहीं रॉड का रहता है कहीं कहीं, मतलब ये आयरन सबसे बना रहता है, वो ढला हुआ नहीं सीढ़ी रहता है, इसी प्रकार इसमें एक रॉड लगा दिया, इसे समझिए वही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये क्या है, ये इसको बोलेंगे डीएनए। क्या है, जब देखिए पहले हम क्रोमेटिन को लेके सुलझाए तो क्या बना, क्रोमोजोम। अब क्रोमोजोम को थोड़ा सा लेके पार्ट लेके हम क्या किए, देखे इसमें माइक्रोस्कोप में, तो क्या दिखा, हमको दिखा डीएनए। अब डीएनए जान के डीएनए अब दिखा। अब देखेंगे क्रोमेटिन को हम सुलझाए तो क्या, क्रोमोजोम और क्रोमेटिन, जो चीज से क्रोमोजोम बनागा वही से क्रोमेटिन बनागा, मतलब क्रोमेटिन को ही सुलझाए क्रोमोजोम बना। सुलझा हुआ भाग जो है ना बटरफ्लाई की तरह स्ट्रक्चर जो फॉर्म करता है उसको क्रोमोजोम बोलते हैं। ये क्या चीज से बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से। क्रोमोजोम डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है। और उसके बाद देखेंगे डीएनए क्या है, डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या चीज से बना होता है, शुगर और न्यूक्लियोटाइड से, ये दोनों केमिकल से मिलके बना रहता है, शुगर और न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना रहता है डीएनए। अब डीएनए क्या करे, डीएनए एक छोटा सा एकदम क्या बोलते हैं, ये छोटा सा बिंदु 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 इस तरह का स्ट्रक्चर उसके पास पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम सब, जीन बोलते हैं। जीन बोलता नहीं इनका जीन इसमें आ चुका है, इनके पापा का जीन आया है इस लड़के पे, कितनी की मम्मी रहती है गोरी, बाल रहता है काला, पापा रहते हैं गोरे, आंख रहता है भूरा। तो क्या होता है, कभी कोई बच्चे में क्या आ जाता है, कोई जैसे पहले बेटा होगा तो बेटा में आ गया क्या, काला काला बाल आया, तो समझे ओ मम्मी का जीन आया है। अब फिर उसका समझे बेटी हुई तो उसका आंख ब्राउन आया, तो क्या ब्राउन आया तो क्या मतलब क्या, पापा का जीन है। लेकिन जीन होता क्या है, पहले तो जानेंगे जीन होता क्या है। जीन होता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, व्हेन जब पेरेंट्स का जो कैरेक्टर जो है ना ट्रांसफर किया जाता है ऑफ स्प्रिंग को, उसको ही क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ, यहां पे लिख देते हैं छोटा सा ब्रैकेट में, इनहेरिटेंस को, इनहेरिटेंस। ट्रांसफर ऑफ पेरेंट, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर from parents to offspring is called इनहेरिटेंस। किसको बोलेंगे, जब पेरेंट्स के कैरेक्टर को ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर किया जाए उसे क्या करेंगे, इनहेरिटेंस। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। यानी कि जब भी कोई भी न्यू बॉर्न बेबी, मतलब ऑफ स्प्रिंग में जो उसका मतलब शिशु में जो है पेरेंट्स का कैरेक्टर को ट्रांसफर किया जाता है, उसे ही कहते हैं इनहेरिटेंस। जीन क्या करता है, कैरेक्टर को लेके क्या करता है, ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, एक माध्यम है, इससे क्या होता है, कैरेक्टर को ट्रांसफर किया जाता है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के पास। इसी प्रकार न्यूक्लियस क्या करता है, जेनेटिक कैरेक्टर को मेंटेन करता है। तो समझ गए, न्यूक्लियस क्या करता है, जेनेटिक कैरेक्टर को मेंटेन करता है। तो पहले ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा,
क्रोमेटिन को हम जब सुलझाएंगे तो क्रोमोजोम बनेगा, बटरफ्लाई की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा, तितली की तरह, तितली की तरह, तितली की तरह बनाएगा एकदम इसी प्रकार कुछ, ये इस प्रकार बनाएगा तितली की तरह। कोई भी तितली जैसे नहीं, ये दोनों पंख मानिए, ये क्या तितली उड़, कौआ उड़ मैना उड़ खेलते थे ना, उसी प्रकार बोलेगा तितली उड़, तो क्रोमेटिन के बाद क्या बनेगा तितली उड़। अब तितली उड़ गया, तब तितली उड़ते उड़ते कहाँ चले गए आसमान पे, तो सीढ़ी लगा दिए, समझिए सीढ़ी लगा दिए। अब सीढ़ी लगाए उसको क्या बोलेंगे, डीएनए बोलेंगे। जब तितली उड़ गया आसमान में, आसमान में उड़ा, तब क्या चाहिए हमको, सीढ़ी लगा के आसमान में चढ़िएगा आराम आराम से सीढ़ी जैसे कौन दिख रहा है, डीएनए। तो किसको हम देखेंगे, डीएनए को। अब देखेंगे किसको, अब जानेंगे क्रोमोसोम क्या चीज का बना है, उसके मतलब तितली के बाद क्या आया, सीढ़ी आया, डीएनए आया, मतलब तो क्या बने, क्या चीज से पहले बनेगा, पहले तो याद आ जाएगा ओ डीएनए। अब डीएनए के बाद कौन आएगा, उसमें एक जोड़ दीजिएगा प्रोटीन। प्रोटीन सबको लिए जरूरत है भाई, एकदम प्रोटीन सब चाहिए तभी तो काम चलेगा, वैसे नहीं चलेगा बिना प्रोटीन का एकदम कोई भी काम कर लीजिएगा। प्रोटीन बोलता है डॉक्टर साहब प्रोटीन लीजिए शरीर बनेगा, मसल्स बनेगा आपका। तो इसी प्रकार डीएनए और प्रोटीन से बनता है क्रोमोसोम। अब डीएनए क्या चीज से बनता, शुगर से और किसे, न्यूक्लियोटाइड से। तो समझ गए न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर भी एक बार फिर से देख लीजिए, और इसको हो सके तो नोट कर लीजिएगा यदि नोट करना चाहते हैं तो। चलिए अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।